एक साथ राष्ट्रध्वज को सलामी देगा। सलामी दे। राष्ट्रगीत शुरू कर। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। हाथ नीचे, विश्राम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तौर पर पूरे भारत में मनाया जाता है। इस मुबारक मौके पर हमारे यहाँ शहर से हाजिर होने वाले तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम का, असातिज़ा और ज़िम्मेदारान मदरसा और तमाम ही तलबा की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है, इस्तक़बाल किया जाता है। अहलन व सहलन व मरहबा। परचम कुशाई के बाद अब हमारे तलबा इज़ाम ने सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश करने का इरादा किया हुआ है। उनकी बड़ी मेहनतें उसके पीछे हैं और क़ानून आलम है कि जब भी कोई दीनी और अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और जलसे का आगाज़ किया जाता है, हमारी सुन्नत है, हमारा तरीक़ा है कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया जाता है, क्योंकि जिस काम के पहले अल्लाह का नाम लिया जाए वो खैर व बरकत से भर जाता है। लिहाजा आज के इस अज़ीम जलसे की कार्रवाई शुरू करने के लिए सबसे पहले तो मैं कुरान करीम की तिलावत पेश करने के लिए दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब को। ये आएँ, तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए इस मजलिस का आगाज़ करें। हाफिज़ मोहम्मद अशरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्म रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब, जिन्होंने अपनी तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए इस मजलिस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वो मजलिस बड़ी ही फीकी नज़र आती है, जिसमें अल्लाह के नाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी न लिया जाए, आपकी तारीफ़ न बयान की जाए। और ये कानून खुदाबंदी भी है कि जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ पर रसूलुल्लाह का इसमें मुबारक भी है। अब इस जलसे में नात के अशार पेश करने के लिए मैं जमात अरबी शशम के तालिब इल्म मोहम्मद अनवर इब्न अब्दुल अज़ीज़ आपको दावत देता हूँ कि ये आए और
नात का नजराना पेश करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई, मगर आई तो दो, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। रबीउन नूर की सुबह खबर फैली ये मक्के में, रबीउन नूर की सुबह खबर फैली ये मक्के में, के रहमत दो जहानों की है अब्दुल्ला के घर आई, के रहमत दो जहानों की है अब्दुल्ला के घर आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद अनवर इब्न अब्दुल अजीज़, जिन्होंने बहुत ही खुशगवार अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नात का नजराना पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दुनिया व आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। अब हर जलसे के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई रहबर, कोई रहनुमा मुतय्यन किया जाए, जिसकी सरपरस्ती और निगरानी में वो जलसा अपने इंतहा तक बहुत ही खुशगवार अंदाज में बिना किसी तनाज़ो के और कामयाबी के साथ जारी व सारी रहे। इसके लिए मैं आज के जलसे की सदारत के लिए तहरीक पेश करने के लिए दावत देता हूँ उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब को कि वो आएँ और तहरीक सदारत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि किसी जलसे को चलाने के लिए और उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए किसी सदर की ज़रूरत होती है जो प्रोग्राम आखिर तक खुश उसलूबी के साथ अपने मंजिल पर पहुंचे। इसलिए मैं सदारत के लिए जनाब मौलाना मदरसे के सदर मौलाना आसिफ साहब का नाम पेश करता हूं कि वो सदारत को कबूल फरमाएँ और जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब मिल्ली ने
जिन अजीम शख्सियत का नामे नामी इसमें गिरामी आज के इस पुरवक़ार जलसे की सदारत के लिए पेश किया है, मैं अपनी जानिब से, तमाम ही साथियों की जानिब से और तमाम ही तलबा और मेहमानों की जानिब से पुरज़ोर अल्फाज में तायद करता हूँ और हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ। बाकायदा सदर जलसा की इजाज़त के बाद प्रोग्राम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं उर्दू में एक तकरीर पेश करने के लिए मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद अदनान इब्न मोहम्मद यूनुस इनको दावत देता हूँ कि ये आएँ और यौम जमहूरिया के उन्वान से अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूँ सुन रहा हूँ बरक़ो नशीमन की दास्ता, यूँ सुन रहा हूँ बरक़ो नशीमन की दास्ता, जैसे चमन में कोई मेरा आशिया नहीं। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम और मेरे तालीम ज़िंदगी के हम सफ़र साथियों, ज़रा मुझे एक बात तो बताइए, क्या बारिश के कतरा से घास फूस उगाए तो क्या बारिश के कतरा तो घास अपने लिए अजनबी कहेंगी? जिंदा में मुक़ीद कैदी को रिहाई दिलाने वाला हमदर्द वकील हैं, क्या कैदी के नज़र में अजनबी होगा? अहले जुनू को खिरदगा दर्स देने वाला मुदर्रिस क्या मजनू की निगाह में अजनबी होता है? क्या बाप अपने बेटे के लिए अजनबी हो सकता है? ज़रा उन डग मारते हुए सवालात का मुझे जवाब दीजिए, यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस मुल्क में हमारी हैं। अपनी ही बस्ती में और अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में और अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं तुम कौन हो और क्या नाम है तुम्हारा। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अहबाब सुखन की बज़्म में मेरा मौज़ू सुखन है, क्या हम इस मुल्क में अजनबी हैं? हम मुसलमान हैं और अक़वाम आलम को इस औरिया हकीकत से आगाह कर देना चाहते हैं, हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि वह हमारे खुदा का मुल्क है। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ज़रा अपने सीने पर हाथ रख कर सोचिए कि हम इस मुल्क में अजनबी हैं। सैकड़ों साल से बरदराने वतन पर एहसान दर एहसान करने के बाद भी हम अजनबी हैं। किसी से अजनबियत तो चंद ही दिन रहती हैं, फिर शनासाई हो जाती हैं। हम ना इस मुल्क पर हमला और हुए हैं, ना धोखो फरेब से आए हुए हैं, मालाबार के शहर से इस्लाम के शौक़ के साथ दाखिल हुए हैं। हमारी पाकिज़ा किरदार और औसाफ हमीदा ने है कि क़ुलूब को फतह कर लिया है। शिर्क बूत परस्ती की घटातों तारीखियों में तौहीद व रिसालत की ज़िया पाशी की है। इस मुल्क की मैशत में हमने चाचान लगाया है, यहाँ की समाज में हमने जीनत बख्शी है। पहाड़ों की कोह में ज़िंदगी गुजारने वालों को सलीकामंद तहज़ीब से हमने आशना किया है। जहालत की तिरगी में इल्म का चिराग हमने जलाया है। कश्मीर को तुर्शीदा बदन अता किया है, पंजाब को फसलों को गदन दिया है, दिल्ली को अंदाज़े सुकन दिया है। आज़ादी का तस्वुर हमने दिया है। जिल्लत आमेज़ गुलामी से हमने नजात दिलाई है। कैद अफरंग से सोने की चिड़िया को हमने बुलंद किया। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, हम सैकड़ों साल से यहाँ के शजर तमद्दुन की अबियारी कर रहे हैं। ताजमहल व लाल किला बनाकर भारत को जाजिब नजर बनाया है। सैकड़ों साल से हम यहाँ की ताबेदारी कर रहे हैं। ताजमहल व लाल किला बनाकर हजारों लेल वो जुल्म सिद्धा हमने बर्दाश्त किए हैं। फिर भी हम यहाँ की मिट्टी से प्यार करते हैं, मरते हैं तो यही दफन हो जाते हैं। हमारी राख फजा में बिखरना मालूम मकामत पर नहीं फेंकी जाती। बिरादराने वतन, अगर हम इस मुल्क में अजनबी होते तो अजनबी की तरह खामोश जिंदगी गुजारते। ना यहाँ की तामीरात में हमारा हिस्सा होता, ना मईशत में होता। ये ना यहाँ के मुल्क में ना यहाँ के तामीरात में हमारा हिस्सा होता, ना मईशत में हमारा हिस्सा होता। ना हम इस मुल्क को आज़ाद करा देते, ना बेजाजुल सितम सहते। ना तुम्हें टीपू सुल्तान जैसा शहर मैसूर मिलता, ना अबुल कलाम आज़ाद जैसा तुम्हें तालीम वज़ीर मिलता, ना रफ़ी अहमद खुदवाई जैसा तुम्हें अग़ज़िया मिलता, ना अब्दुल हमीद जैसा
जाबाज सिपाही मिलता है। तुम्हें चलती ट्रेन को रोकने के लिए कोई बहादुर अनवर चाहिए। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गस्वे पर हमको, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गस्वे पर हमको, ये अहले जुनून बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। मैं अपनी इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे इस मुख्तसर से प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ शहरियान इकराम तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनमें सर फहरिस्त है डॉक्टर नसीर अहमद साहब पठान, डॉक्टर नसीर अहमद साहब कुरैशी, इंजीनियर राज दिवेकर साहब, इसी तरह इंजीनियर समीर भाई और हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब और दीगर आइम्मा किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, उलमा किराम, ये तमाम ही अहबाब हमारे इस जलसे को रौनक बख्शने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। हम दोबारा तहे दिल से आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्तसर से प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह उसके बाद हमारे जो मेहमानान किराम है अपने माफिज ज़मीर को अदा भी करेंगे और जो पैगाम यौम जमहूरिया के मौके पर देना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह आप हजरात की नज़र किया जाएगा। उसके बाद मैं मराठी में तकरीर पेश करने के लिए जमात दर्जा हिफ्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद शुएब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने माफिज ज़मीर को अदा करें और यौम जमहूरिया के मौके पर जो वो पैगाम देना चाहते हैं बिरादरान वतन को, आप तमाम अहबाब को, वो पेश खिदमत है। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, उपस्थित प्रमुख पाहुणे, आदरणीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण सर्वांना माझ्याकडून प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण येथे आपला 73वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी जमलो आहोत। प्रजासत्ताक दिनालाच गणराज्य दिन असे म्हटले जाते। गणराज्य म्हणजे काय? प्रजेचे राज्य, म्हणजेच लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य। आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामीगिरीतून स्वतंत्र झाला। आपले भारतीय लोक सण साजरे करण्यात नेहमी अग्रभागी असतात, पण सर्व भारतीयांना अभिमान वाटावा असे काही राष्ट्रीय सण ही आपण साजरा करतो। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय भारत। तकरीर का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उर्दू ज़बान में ही एक तकरीर पेश की जाएगी जिसका उन्वान होगा यौम जमहूरिया। पेश करने के लिए मोहम्मद अनवर दर्जे अरबी शशुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी। मोहतरम सामईन इकराम, आज के इस पुररौनक बज़्म में मेरा मौज़ू सुख़न है 26 जनवरी यौम जमहूरिया। हज़रात, आज के रोज़ आप हिंदुस्तान के किसी गली, किसी कोने या कोचे में चले जाए, ख्वाह वो शहर हो या देहात, गांव हो या तबका, हर जगह और हर सिमत 26 जनवरी यौम जमहूरिया के नगमे सुनाई देंगे। कहीं से शहीदान वतन की दादो तहसीन की आवाज़ें आएगी तो कहीं से जमहूरियत के खुसूसियात के नगमे सुनाई देंगे। किसी जानिब से यौम जमहूरिया के फ़वाइद व क़वाइद और इसके मदहोश कर देने वाले पुरअसर नगमों की गुनगुनाहट सुनाई देगी। अब आपके दिल में ये ख्याल पैदा होता होगा और ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि जमहूरियत किस चीज़ का नाम है, यौम जमहूरिया क्या है और इसका जश्न आज के दिन यानी 26 जनवरी ही को क्यों मनाया जाता है। हजरात, इन्हीं सवालात के जवाबात और इन्हीं ख्यालात को दफ़ा करने के लिए आज मैं आप हजरात के सामने आया हूँ। कुछ सालों पहले हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान तन के गोरे और मन के काले यानी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। पूरे मुल्क में अंग्रेज़ी मिजाज चलता था। अंग्रेज़ी पार्लियामेंट ने सन 1935 में एक दस्तूरनामा तैयार किया और पूरे मुल्क में उसको नाफिज कर दिया। आज़ादी हिंद तक इसी दस्तूर के मुताबिक पूरे मुल्क में अमल दरहाल होता रहा। लेकिन जब हमारा प्यारा वतन 1947 में अंग्रेज़ के शिकंजे से आज़ाद हुआ और हमारे शहीदों की खून की आहोजारी रंग लाई, तब ये मुल्क आज़ाद मुल्कों में शुमार किया जाने लगा। चुनांचे
ज़रूरत की तकमील के लिए एक पार्लिमानी इत्तेहाद बनाया गया। इस पार्लिमानी इत्तेहाद में तकरीबन 450 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब किए गए। इन 450 अरकान पार्लियामेंट में आइन साजी और कवानीन के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई। इन कमेटियों ने अपने अपने मुसव्वदान तैयार किए। फिर बाद में एक कमेटी को तश्कील दी गई जिसके सदर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को नामजद किया गया। अम्बेडकर साहब की सदारत में इस कमेटी ने इन तमाम कमेटियों के मुसव्वदान का जायज़ा लिया और एक बहुत ही गौर व खौस के बाद एक नया मुसव्वदा तैयार किया, जिसको 26 जनवरी 1950 को जिसका ऐलान 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया। इतना कहकर मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सब का बचा लो इसे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यौम जमहूरिया की तकरीब किस लिए मनाई जाती है, यौम जमहूरिया क्या है, ये रोज़ हम तमाम भारतवासियों के लिए खुशी का मौका क्यों है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी अमीक और गहरी नज़रों के साथ तबसरा करते हुए नज़र आ रहे थे मोहम्मद अनवर। इनके बाद मैं अंग्रेज़ी ज़बान में भी यौम जमहूरिया का पैगाम अवामुन्नास के उन्वान पर एक तकरीर को पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अशरफ को। ये आएँ और अपनी तकरीर को पेश करें। उसके बाद में इंशाअल्लाह तराना पेश किया जाएगा और आखिर में हमारे मेहमानान किराम के तासुरात पेश किए जाएंगे। आगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. My name is Ashraf Ali. Today is 26th January and we are celebrating 73rd Republic Day. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. India became a secular and democratic country on this day. We should always respect our Constitution. Republic Day teaches us to live in peace, love and unity. On the Republic Day teaches us to live peace, love and unity. We celebrate this day with great joy and happiness. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. माशाअल्लाह, बड़े बेहतरीन और प्यारे अंदाज में मुख्तसर तौर पर ही क्यों ना हो अपने माफिज ज़मीर को बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पेश किया है। हमारे हर तालिब इल्म को इस बात की कोशिश करते रहनी चाहिए कि अपने माफिज ज़मीर को चाहे वो जैसे हो अदा करने की मेहनतें करते रहें। अब आखिर में तलबा के प्रोग्राम की जो आखिरी कड़ी होगी, तराना पेश करने के लिए मोहम्मद अनवर और मुद्दस्सिर ये दोनों अहबाब हमारे सामने होंगे। ए मेरे वतन, 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 कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। आलम में तेरा जलवा है, तू सारे जग में फैला है, तू सारे जग में फैला है तेरी महक, है तेरी महक गुलशन गुलशन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन।
तू अज़मत का एक मीनारा, तारीख का तू एक शहबारा, तारीख का तू एक शहबारा, है तुझसे रोशन फिक्रो मन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। जो तुझ में को है हिमाला है, क्या रुतबा तेरा आला है, क्या रुतबा तेरा आला है कितना हसी ये गंगो जमन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। दुश्मन का बाजू तोड़ दिया, हर तूफा का रुख मोड़ दिया, हर तूफा का रुख मोड़ दिया, फिर मिसल है कितना तेरा जतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। क्या खौफ तुझे ओ बातिल से, 100 बार लड़ा है कातिल से, 100 बार लड़ा है कातिल से, फिर तुझसे लर्ज़ा दारो रसन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। है तुझसे कायम आन मेरी, है तेरे दम से शान मेरी, है तेरे दम से शान मेरी, मैं बुलबुल हूँ तू मेरा चमन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। हो अमनो उल्फत की पहचान, हो ताक़िब ऐसा हिंदुस्तान, हो ताक़िब ऐसा हिंदुस्तान, हो सारी दुनिया में रोशन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे इन तलबा ने तराना पेश किया है। हम तमाम ही खुशी का इजहार करते हैं, तमामी मेहमानान किराम ने खुशी का इजहार किया है। ख़ास तौर पर हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद ख़ान साहब नदवी ने खुशी का इजहार करते हुए इन तमाम ही तलबा के लिए खुसूसी इनामात का ऐलान किया है, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक जितने भी तलबा ने हिस्सा लिया है उन तमाम ही तलबा के लिए 50-50 रुपये का इनाम
पेश किया है, अल्लाह तबारक व तआला खूब कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम की जो एक कमी थी वो कमी मुकम्मल हो चुकी है। मेहमानान किराम की तरफ से इनामात की पेशकश की गई है और ये जो 2 तलबा थे इनके लिए और हमारे कलीम भाई इनकी तरफ से भी 50-50 रुपये का इनाम का ऐलान किया जाता है। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब हमारे तलबा का जो प्रोग्राम था तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। हम यहाँ पर अभी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, जिनके नामों का मैं ऐलान कर दूँ, जिनमें सबसे पहले हैं डॉक्टर नसीर अहमद पठान, डॉक्टर नसीर अहमद साहब कुरैशी और हमारे भाई इंजीनियर राज दिवेकर साहब और हमारे भाई इंजीनियर समीर भाई। ये तमाम अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं और इनके तासुरात से हम महजूज होंगे। सबसे पहले तो मैं दावत देता हूँ हमारे मास्टर मोहम्मद सुहेल साहब को, ये आएँ और हमारे मेहमानान किराम का तारुफ हमारे सामने पेश कर दे ताकि समझ जाएं हम लोग कि कौन कौन अहबाब हमारे इस इदारे में तशरीफ़ लाए हुए हैं। मास्टर साहब मेहमानों का तारुफ करेंगे। वैसे तो आज के प्रोग्राम के मेहमान वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और उनके तारुफ के भी मोहताज नहीं है। हम लोग सब जानते हैं उनकी खिदमत। हमारे जो डॉक्टर साहिबान है, डॉक्टर नसीर अहमद पठान साहब और डॉक्टर नसीर अहमद कुरैशी, ये दोनों भी लोग जो है तो एक ऐसी खिदमत में है जिनसे जो है तो खिदमत खल्क का अल्लाह ताला काम ले रहे हैं। और जब मरीज़ मजबूर और लाचार होकर इनके पास पहुंचता है तो बहुत से जगह हम लोग देखते हैं कि उनकी मजबूरियों का जो है तो गलत फ़ायदा उठाया जाता है। मजबूरियों का गलत फ़ायदा उठाने वाले को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, इनका जो है तो एक मशवरा ये भी कारआमद है और जो तसल्ली जो है तो मरीज़ को वो आधा सही कर देती है। और इसी तरह इनके जो काम है, मदरसे के तलबा हो, उलमा इकराम हो या शहर की गरीब आवाम हो, इनके लिए ये लोग रात दिन जो है तो तैयार रहते हैं और इनका साथ देते हैं। उसी तरह हमारे इंजीनियर राज दिवेकर साहब, ये भी जो है तो एक समाजी काम में हमेशा आगे रहते हैं। उसी तरह पूरे भारत के अंदर जहाँ कहीं भी किसी कौम के ऊपर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इन लोगों के ऊपर अगर कहीं जुल्म हो रहा हो, नाइंसाफ़ी हो रही हो तो इनकी एक तंजीम है, उस तंजीम के ज़रिए ये आवाज़ बुलंद करते हैं और कानून के दायरे में रहकर वो एहतजाज करते हैं। उसी तरह इंजीनियर समीर भाई, जो अभी उनके कुछ काम से, ज़रूरी काम से चले गए हैं, वापस आने का कहा है उन्होंने, वो भी हमेशा समाजी काम में रहते हैं। मदरसे के कुछ काम रहते हैं उसके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं और बहुत ही खिदमत का जज्बा है इनके अंदर। ठीक है, इतना कहकर मैं जो है तो अब प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए मुफ्ती साहब को देता हूँ। ये थे हमारे तमाम ही मेहमानान किराम, जिनका यके बाद दीगर हमारे सामने तस्करा आया हुआ है और अभी हम उनसे महजूज भी होंगे। हमारे अजीज़ भाई इंजीनियर राज दिवेकर साहब, मैं इन्हें दावत देता हूं कि वो आएँ और अपने माफिज ज़मीर को अदा करें। यौम जमहूरिया के मौके पर क्या पैगाम वो देना चाहते हैं, पेश खिदमत है। सब बच्चे जोर से तालियां बजाएंगे। जो ठंड लग रही है हमें, मुझे और आपको, वो ठंड दूर भाग जाए, ये मकसद था। और कुछ बैठे बैठे थोड़े से सुबह सुबह आंख लगा रहे थे, वो थोड़े से जाग जाएं। मेरी हिंदी उतनी सर जो कहते हैं सोफिस्टिकेटेड या हिंदी ज़ुबान जो मीठी एकदम जैसे अपना मक्खन होता है वैसी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में कभी गड़बड़ होगा। लेकिन मैं जो भावनाएं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं या कुछ बातें हैं वो बातें बताना चाहता हूं, उसके मतलब की ओर आप लोग गौर करें। सबसे पहले साहब मैं अपने बच्चों के लिए कहूँगा, जो बच्चे आए यहाँ पर और जिन बच्चों ने जो भी नजराना था, जो भी स्पीच थे या जो बातें कहने का हौसला किया, उन बच्चों के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ।
जो आए यहाँ पे आकर अपनी बात रखे, उन सभी को मैं इस अजीज मौके पर सलाम करता हूँ कि आपने कोशिश अच्छी की और कोशिश हमेशा अच्छा नतीजा देती है। उसमें कुछ बातें होती है, जैसा मैं स्कूल में था तो मैंने अपनी पहली स्पीच मैं 4th क्लास में था तब दी थी, और वहीं से ही आप में कुछ बातें होती है जो बातें आपको आपका जो जब आप बड़े होते हो, यानी जैसे आप मेरे जैसे बनते हो, अपने जो टीचर लोग हैं उनके जैसे बड़े बनते हो, तो वही आदतें जो आप कल्टीवेट करते हो, यानी अपने अंदर उस चीज़ों को ढाल लेते हो, वही जाके आपका आने वाले समय में वो पर्सनैलिटी बनती है। जो लोग बच्चे यहाँ पे स्पीच दे रहे थे या गाना दे रहे थे, वो पुतले की तरह खड़े थे। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं गौर से देख रहा था। ये बातें मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इससे आपको सीखना है। आगे जब भी कहीं आप स्पीच करोगे, आप किसके लिए कह रहे हो, जो भी बात है, जैसा मैं स्पीच कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कह रहा हूं, आप लोगों के लिए कह रहा हूं। तो आपका और मेरा एक दूसरे के साथ में एक नाता जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और आपको एक नजराना पेश करना है इसलिए आपने वो बात कही और चले गए। वो बात सामने वाला गौर से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। मेरी अपनी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, वो बातों की तरफ सामने वाला ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और मैं कार्यक्रम केवल मैं यहाँ पे बात कहने वाला हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये सर से लेके तो ये कॉर्नर के आदमी तक ये बात जा रही है कि नहीं। मैं जो कहने का मकसद है मेरा, उसके तरफ हमारा ध्यान चाहिए। और जितने जल्दी ये हैबिट आप आपस में कल्टीवेट करोगे, उतने अच्छे आप स्पीकर बनोगे। क्या कह रहा हूं मैं? जो आदमी इन बातों में इंप्रूवमेंट करेगा, अपने आप में ढाल लेगा, वो आगे चलकर सबसे अच्छी पर्सनैलिटी बनती है, जो हमेशा समाज का नेतृत्व करती है। जितने भी समाज में बड़े लोग बने डॉक्टर साहब, उनके केवल जबान पे, जबान जो होती है, क्योंकि आज का जो दौर है, ये काठी, तलवार, भाले, बंदूक, छुरी, इसका नहीं है। वो दौर निकल चुका है। 26 आज जो जनवरी है, ये 26 जनवरी 1952 से पहले का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। जब भारत की जो आईन है, मुझे भी थोड़े थोड़े मौलाना साहब आते हैं उर्दू के शब्द, आईन, भारत की आईन, अच्छा बोल रहा है, हाँ, यानी संविधान, भारत का संविधान यानी आईन। ये आईन जब से आई तो काठी, तलवारें, छुरी बिरी का जो कार्यक्रम था, जैसे हम अपने टीवी में देखते हैं, वो कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब शब्दों का खेल है। कुछ बच्चे यहां पे आए थे और आप सभी को इस खास मौके पर एक बात मैं कहना चाहता हूं। जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं किसी शब्द का, हम लोग दूसरी भाषा में शब्द को ट्रांसफर करते हैं। जैसा अंग्रेजी में अपने देश को, अपने मुल्क को इंडिया कहा जाता है। अपने मुल्क को, जिस मुल्क में हम लोगों ने, जिस मिट्टी से हम लोग बने हैं, उस मुल्क को भारत कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको इंडिया कहा जाता है। लेकिन जब भी हमारे अपने बच्चे जब बात हिंदी में रखनी है तो क्या करते हैं, उस इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान में करते हैं। 99% डॉक्टर साहब, 99% लोग बड़े बड़े अच्छे हैं। औरंगाबाद में एक अपना ईद ए मिलाद का कार्यक्रम होता है रोशन गेट के पास में, तो वहाँ के लोगों में, और औरंगाबाद में एक वकील है तलेकर नाम का, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उनकी पहले बात हुई थी और उसके बाद में मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने भी कहा कि ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के बारे में बात हुई। भारत की आईन में आज जो 26 जनवरी दिन, जिस दिन से भारत रत्न, विश्व रत्न, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तुम और हम लोगों के लिए, यहाँ के तमाम भारत के लोगों के लिए जो एक कानून बनाया था, जो एक लिखी हुई किताब बनाई थी, जिसमें तुम्हें आज मैं जो कह रहा हूं वो कहने की आज़ादी, आप जो सुन रहे हैं वो सुनने की आज़ादी आज से हमें 26 जनवरी से मिली है। उसके पहले पन्ने की पहली लाइन है, बाबा साहब को हिंदी आती नहीं था ऐसा नहीं था, या बाबा साहब को अंग्रेजी और मराठी आती नहीं था ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन बहुत सारे बाबा साहब को मानने वाले लोग तक इस बात पे गौर नहीं करते कि पूरे जो अपनी आईन है, भारत की आईन है, जो संविधान है, उस संविधान में सारे शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। केवल एक शब्द है, मौलाना साहब, केवल एक शब्द है, बाबा साहब ने उस शब्द का ट्रांसलेशन करके लिखा है। भारत के संविधान की पहले पन्ने की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज अ भारत। क्या लिखा है संविधान में? इंडिया दैट इज अ भारत। और जब हम लोग अपने देश की, हम लोग अपने मुल्क का हिंदी में किसी को अनुवाद करने के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान शब्द है ना, ये शब्द अपने आप में बहुत मायाजाल है, लोग गौर नहीं करते इस बात पे। ये दो शब्दों का मिलाया हुआ शब्द है। जब हम किसी शब्द को अलग अलग करते हैं, उसमें भाव को अलग अलग करते हैं, तो ये जो हिंदुस्तान शब्द है ना, ये दो शब्दों का मिला हुआ शब्द है। एक स्थान मतलब रहने का ठिकान, और किसका? उसके पहले का जो शब्द है वो हिंदू का। मतलब हिंदुस्तान मतलब जिस जगह पे हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तान है। तो फिर क्या बुद्धिस्ट लोगों का ये देश नहीं है? क्या जैन लोगों का ये देश नहीं है? क्या सिख लोगों का ये देश नहीं है? और भारत के मुसलमानों का देश नहीं है? हमारा जो और आपका जो दुश्मन है, वो दुश्मन शब्दों से खेलता है। फसाद जब होते हैं, फसाद के समय पे टीवी पे, पेपर में, अखबारों में क्या चलता है? भारत के ऐसे ऐसे इलाके में दंगे हुए, फसाद हुए। किसके बीच में हुए? हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुए। उससे क्या होता है? यही माइन बातें हैं, जो माइन बातें हमको समझनी है। आज 26 जनवरी है, जिस दिन हमें और आपको अधिकार मिले हैं, इस देश के नुमाइंदे हैं हम। एक बच्चा बात कर रहा था, वो शायद वो लाइन आप थे, आप इस बात को गौर कीजिए। आप भाई साहब, आप गौर कीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं आपके लिए कह रहा हूं। वो अपनी बातों में रख रहे थे कि हम ताजमहल बनाया, जो मैं समझ रहा था, उनकी उर्दू में बात रखी थी उन्होंने शायद, कि हिंदुस्तान बनाया हमने। अब्दुल कलाम साहब जैसा जो जिसे कहते हैं कि भाई एक समाज का बहुत बड़ा, जिसमें देश चला सकता है, देश के लिए जिन लोगों का एक हीरा जो कहा जाता है, ऐसे लोग हमने दिए हैं। ये जो कहने का जो भाव होता है, इससे दो अर्थ निकलते हैं। ये मुल्क हमारा है, इसका क्या मतलब होता है? ये मुल्क अपना ही है। हम इस बात को क्यों ऐसा कहते हैं कि हम बाहर से नहीं आए? इसका मतलब है कि हमारे में अपने में कुछ लोग हैं, वो लोग ये मानते हैं कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है। भारत में मुगल रेस के लोग, मुगल वंश के लोग आए थे, इतिहास है। उनका भी मजहब इस्लाम था। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो आखिरी बहादुर शाह जफर थे, ये मुगल रेस के लोग थे। और मुगल रेस के लोग भारत पर आक्रमण करने के बाद में यहाँ पे हुकूमत जमाने के पहले भी भारत में इस्लाम था। अगर हम लोग सूफी, अपने जो सूफी संत लोग हैं, सूफी जैसे हजरत निजामुद्दीन, या अपने अजमेर के दरगाह पे आप जाओगे, ये जो सूफी संतों का जो बहुत बड़ा दौर चला, उन लोगों ने ये जो मुगल रेस लोग के जो थे, मुगल के जो लोग आए भारत में, जिनका भी इस्लाम एज ए रिलीजन था, उनके पहले भी भारत में इस्लाम था। तो क्या भारत के मुसलमान बाहर से आए थे? लेकिन हम लोग ये बात को समझते हैं, और जब हम अपनी बात रखते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को, अपने समाज के लोगों को, अपने लोगों को बाहर का ठहराते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या
अगर मैं बात करूं तो ये अपने जो जवान बच्चे हैं जो समाज में घूमते हैं, तो ये बात अपने जहन में रख के आपका मेरा भारत में जितने भी SC ST OBC NT DTNT VJNT माइनॉरिटीज, ये जो 85% लोग हैं, इन लोगों का खून और हमारा सबका खून एक है। और ये बात जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास में ब्लड चेक करते हैं, वैसा प्रूव हो चुका है कि आपका और मेरा DNA, डॉक्टर साहब DNA समझते ना, अब यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है, तो जब डॉक्टर साहब हाँ कहेंगे तो उसके लिए कोई बात ही नहीं बचेगी, सर्टिफिकेट है ना। डॉक्टर साहब जब उनके पास गए, उन्होंने खून चेक किया, खत्म हो गया। तो वैसे माइकल बामशाद नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उताह यूनिवर्सिटी का था, अमेरिका का, और भारत के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और मद्रास यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मिलकर भारत के सभी लोगों का, उन्होंने कहा भारत में तो बहुत सारी जमातें हैं, सिख है, जैनिज्म है, क्रिश्चियन है, ये इस्लाम है, तो ये बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली किस रेस के हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग। तो उन्होंने सबके ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया, सबका DNA चेक किया, तो भारत के मुसलमान, भारत के बुद्धिस्ट, भारत के जैन, भारत के लिंगायत, भारत के महार, मांग, चंबार, ढोर, डकलवार, आदिवासी, इन सबका DNA एक निकला। और इस कौम का और आपका और मेरा जो दुश्मन है उसका DNA ये सभी लोगों से नहीं मिला। अभी बच्चे हैं छोटे, इसलिए मैं खुली तौर पे बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जो ज्यादा समझदार है, जिन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि इस मिट्टी से हम लोग बने हैं, इस मिट्टी से हम लोग उभरे हैं और यही के रहने वाले हैं। हमारे मन में कतई भी इस भावना का जन्म नहीं होना चाहिए कि। और दूसरी रही बात, इतिहास बना है, जो लोग आक्रांता थे, जो लोग विदेशी थे, जिन लोगों का ये जो मजहब है उनका भी इस्लाम था, मेरा भी इस्लाम मजहब इस्लाम है, इसके लिए कोई हमारे तरफ उंगली उठाता है तो हमने उनके खेमे में जाके बात नहीं करनी चाहिए, इससे दुश्मन को मौका मिलता है। मजहब एक हो सकता है ना, अब जैसे जापान में लोग हैं, जापान में के लोग भी बुद्धिस्ट है, बराबर है, और मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन जापान के लोग भारत पे आकर आक्रमण करेंगे तो मैं क्या बोलूँ, नहीं अपनी जाति के लोग खुशहाल आके वो लोग आए और हमारे भारत देश पे ये हुकूमत करे, ऐसा नहीं चलेगा ना। ये बात हमने समझनी चाहिए। आदमी जात का होना और जमात का होना अलग अलग बात है भाई। हमारा प्यार अपने मुल्क से है और इतिहास इस बात का गवाह है कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में हमने जो अमन चैन जो हमने खिलाया है, उसके लिए हमारे अपने लोगों ने कुर्बानियां दी। ये किसी ने हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने कुछ दोस्तों को बात जो कह रहा था कि इस बात पे गौर कीजिए। आप जो जवान बच्चे हैं, जब आप समाज में जाते हो, अपने लोगों के पास जाते हो, तो इस बात का ध्यान रहे कि हम लोग किस शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आज के डेमोक्रेसी में, आज के लोकतंत्र में, आज के प्रजातंत्र में केवल शब्दों से हुकूमत की जाती है और शब्दों के साथ में ही आपने बिल्कुल बहुत माइन होकर आपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो मैं आशा करता हूं कि जब भी आप स्पीच रखोगे, जब भी आप तराना रखोगे या अपनी बातों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहोगे, तो कभी भी अपने मुल्क को, अपने भारत को हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। कम से कम आज अगर इतनी भी बात अगर सबके मन मस्तिष्क में अगर आ गई और उन्होंने ठान ली। मैं काफी दिनों से, मतलब लगभग मुझे लगता है सोहिल सर 8-10 सालों से आता हूं मदरसे में। सभी अपने बड़े बुजुर्गों से, मेरे उम्र से दुगना तिगना उम्र है उनके, लेकिन मेरी जुबान में कभी हिंदुस्तान नहीं आता। मैं हिंदी में भी बात रखता हूं लेकिन कभी नहीं आता। क्यों? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अरे कम से कम हम पढ़े लिखे लोगों में तो नहीं आनी चाहिए। चलो जो बच्चे अनपढ़, जो जानते नहीं है, अज्ञानवश होता है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग अज्ञानी लोगों को बात बताकर उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये आने वाली जो 10-15 सालों में ये अपना भारत है, ये लोग यही गलतियां करते रहेंगे। उनके बाद में भी आने वाली जो नस्ल है, उनके बाद में भी आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी वही गलती करते रहेगी। इसीलिए सही समय पे डॉक्टर साहब है, सही बीमारी को सही इंजेक्शन देना पड़ता है, बराबर है। नहीं तो क्या होता है, वो गलत दिशा में जाता है और बीमारी हट नहीं पाती। तो ये मेरा पहला पार्ट था। जो कुछ बातें मैं इस दौरान जो सुनी, वो अपने लोगों में, अपने लोगों का इम्प्रूवमेंट होने के लिए कह रहा था। रही दूसरी बात कि आज का जो रिपब्लिक डे है, और एक बात मैं पिछले इसमें भूल गया, एक बार कलाम साहब जो थे, अब्दुल कलाम साहब,
अब्दुल कलाम साहब के साथ में शायद किसी प्रेस वार्ता कहीं हो रही थी, तो प्रेस वार्ता में मुझे लगता है वो मराठी भी काफ़ी अच्छी बोलते थे, कलाम साहब मराठी काफ़ी अच्छी थी उनको। तो एक प्रेस वालों ने उनको ये बात कहते कहते कही, अरे कलाम साहब क्या मराठी कहते हो, बोले आपकी जुबान मराठी में क्या है, इंशाअल्लाह बोले आपकी क्या जुबान है आपकी मराठी। तो कलाम साहब ने बहुत मार्मिक जिसको कहते हैं एक जबान, उस जो प्रेस वाला जिसने कहा उसके लिए उन्होंने जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। क्या कहा उन्होंने कहा, बोले मैडम मैंने जिंदगी में इतनी गालियां खाई, लेकिन आज आपने जो गाली देने से बदतर मैंने गाली कभी नहीं खाई थी। कि आप क्या बात रखते हो मराठी में, क्या बात करते हो, ये समझने वालों के लिए काफी है। इसका मतलब है कि कोई जुबान, कोई भाषा किसी का मोहताज नहीं होती। तो दूसरे पार्ट में आज अपना जो रिपब्लिक डे है, आज जो अपना प्रजासत्ताक दिन है, वो हम लोग क्यों मनाते हैं? केवल अपना स्कूल है और स्कूल का एक कार्यक्रम करना जरूरी है, इसके लिए करते हैं हम लोग। इसके पीछे कोई ना कोई आवश्यक मकसद होगा कि नहीं होगा। और वो प्रजासत्ताक का दिन हम लोगों ने क्यों सेलिब्रेट करना है, इसका कारण हम सब लोगों को समझना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में का फासला समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब आप कभी गौर कीजिए कि 15 अगस्त के दिन में और 26 जनवरी के दिन में क्या अंतर है। बस कुछ जनगण मन होता है, वो तो होता है। अब ये अपना नेशनल एंथम है, अपना राष्ट्रगीत है, तो होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे फेरी लगा के आते हैं, मिठाई बांटे जाती है। कुछ लोग वक्ता होते हैं मेरे जैसे जो बात रखते हैं, कार्यक्रम होते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं। अरे लेकिन 15 अगस्त क्यों है और 26 जनवरी है क्यों? क्या हुआ था ऐसा 26 जनवरी को? ये बात जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो मैं खास तौर पर उन बच्चों को और अपने प्रोफेसर टीचर लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन के लिए, जिस मकसद के लिए कार्यक्रम रखा जाता है, उसका जो इम्पोर्टेंस होता है, वो करने के पीछे क्यों मकसद, क्या मकसद है, ये बात हमने अपने लोगों को समझानी चाहिए। केवल कार्यक्रम करना यह हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, उसके लिए कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज हमारा जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ये रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमें बोलने की आज़ादी मिली, लिखने की आज़ादी मिली, पढ़ने की आज़ादी मिली। सोना चांदी हीरे जवाहरात नौकरी करने की आज़ादी मिली। कहीं भी इस भारत देश के मुल्क में कहीं भी जाकर हम लोग बच सकते हैं, इसकी आज़ादी मिली। किसी भी रिलीजन को, किसी भी मजहब को अडॉप्ट करने की, या उसको जिसको कहते हैं कि भाई किसी भी मकसद, किसी भी जो ये होता है रिलीजन होता है, उसको फॉलो करने की, उसकी प्रीच करने की, अपनी बात खुले दौर पर रखने की, कोई भी जो ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, ये मिली 26 जनवरी 1952 को। अगर उसके पहले बात रखते तो दिवेकर साहब इंजीनियर नहीं बन सकते थे। दिवेकर साहब ही केवल 10वीं में पहले नहीं आए थे। मैं जो हूँ, मेरी जो नस्ल है, यानी मेरे दादा परदादा वगैरह जो है, उनमें केवल मैं ही बहुत पढ़ा लिखा और मैं ही बहुत होशियार था, ऐसी बात नहीं है। मेरे दादा परदादा या हो सकते हैं वो लोग भी बहुत होशियार होंगे, वो भी इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं बने? अरे पढ़ने की आज़ादी हो तो ना, स्कूल में दाखिला करने का जो अवसर होता वो हो तो ना। मुझे अवसर मिला, मैं स्कूल में गया, एग्जाम दे दी और इंजीनियर बना। अगर नहीं होता तो नहीं बनता। ये जो अवसर मिला है ना, ये अवसर का जो लिखा हुआ जो माइन है, जो दस्तूर है, जो कानून है, ये है हमारा आज का रिपब्लिक डे। हम लोग अपना जो मजहब है वो मजहब को मानते हैं, ये मानने की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, ईद के टाइम होता है, जैसे हम अपने दोस्तों के घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं। ये जो आज़ादी है ना, ये आज़ादी हमको ये 26 जनवरी से मिली है।
ये जो कपड़े हैं मैंने आज जीन पहनी है, ये जीन पहनने की जो आज़ादी है, ये टी शर्ट पहना है, ये टी शर्ट पहनने की आज़ादी ये भी आज ही मिली है। उसके पहले दिवेकर साहब को टी शर्ट पहनने की आज़ादी नहीं थी, ज्यादा नहीं, 70-75 साल पहले की बात है, ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। 75-80 साल पहले दिवेकर साहब के जो लोग थे उनको टी शर्ट पहनने की आज़ादी नहीं थी। ये जो मोबाइल है, आज तो मैं बहुत खुश हुआ सोहेल सर, पर्टिकुलरली आप सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि जो टेक्नोलॉजी उसका मौलाना साहब आपने बहुत सही इस्तेमाल किया। मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि यह अपग्रेडेशन रहा और अच्छी बात है। तो मैं आपको आज़ादी के बीच में क्या होती है आज़ादी, ये आज़ादी आज के दिन हमको समझ में आनी चाहिए कि भाई आज का दिन एक्चुअली हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। केवल भाषण करना और भाषण करके चला जाना इसलिए नहीं है कार्यक्रम। इस दिन का जो इंपॉर्टेंस है, इस दिन की जो खासियत है, खास बात हमको समझ में आनी चाहिए। और जब भी हम लोग अभी नेक्स्ट दौर में या चलो आने वाले अगले साल में ये कार्यक्रम करेंगे तो कुछ लोगों कार्यक्रम ऐसा डिजाइन करो, उस कार्यक्रम में ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट लो कि जिसके कारण हमारा अपना जो भारत देश है, उस देश की जो संस्कृति है, जो विरासत है, वो बात अपने लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये जो दौर आया, ये जो दिन आया, ये दिन आने के लिए किन किन लोगों ने कुर्बानियां दी और क्यों दी, ये बात मुझे लगता है ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही साहिल साहब। अगर अपना कोई ऐसा स्टिपुलेटेड कार्यक्रम तो नहीं ना 9 बजे ख़त्म करे 10 बजे ख़त्म, तो बच्चों के लिए खास तो ज़्यादातर मैं आज की जो बात है उसका मेजर जो भाग है मेरा कहने का ज़्यादा आप लोगों के लिए है। आप लोग आगे आए, हमेशा किताबें पढ़े, लोगों से चर्चा करें। क्या होता है, आप ही लोग आने वाली इस भारत की तस्वीर हो, तो तस्वीर कैसी होनी चाहिए। मैं तो देखता हूँ कितने मासूम और कितने प्यारे बच्चे हैं ना, कितने मासूम और कितने प्यारे हैं। तो यही अपना भारत है, लेकिन इसको जाति जाति में और मकसद में हमें नहीं बांटना है, किसी के प्रति हमें नफरत नहीं पालनी है। इसीलिए शब्दों के ऊपर ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ शब्दों के ऊपर काहे के लिए ध्यान देना है, क्योंकि कुछ शब्दों से हमारे मन में दूसरे के प्रति हीन भाव निर्माण होता है, घृणा निर्माण होती है। हमें घृणा नहीं किसी के प्रति निर्माण करता, हाँ किसी का जुल्म भी बर्दाश्त नहीं करना है। इसका मतलब है हमें अगर कोई हम पे जुल्म करता है तो जुल्म बिल्कुल नहीं सहना है। जुल्म सहने का नहीं सहने की इसकी भी आज़ादी आज का दिन देता है। जुल्म तो सहना ही नहीं चाहिए, भारत का संविधान आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप किसी का जुल्म सहे। कौन सा व्यापार करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको वकील बनना है, आपको टीचर बनना है, ये आज़ादी भी आज का दिन देता है। ये इतना महत्वपूर्ण आज का दिन है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट कार्यक्रम रहेगा, उस नेक्स्ट कार्यक्रम में मैंने कुछ जो बातें कही, उस बातों का आप उसमें इंक्लूड करोगे, उस बातों को उसमें शामिल करोगे, ताकि और भारत, अपना भारत देश और अपने बच्चे जो आने वाले हैं, इनको संविधान समझ में आए। आप में से कितने लोगों ने संविधान की किताब पढ़ी? इधर किसने देखी? देखो सोहेल सर, यही दिक्कत है अपनी। पढ़ी तो छोड़ो, आपने पढ़ी, बहुत अच्छी बेटा बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक नुमाइंदा है, एक बच्चा है जिसने पढ़ी उसको। लेकिन 99% है जिन्होंने पढ़ी भी नहीं, पढ़ी तो छोड़ो, देखी तक नहीं। पढ़नी चाहिए, अपने मुल्क का कानून है, अपने मुल्क का दस्तूर है। आपको मैं क्यों पढ़ना चाहिए संविधान, इसकी एक बात रखकर मैं अपनी बात रखता हूं। अभी पीछे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन किया है। मैंने वैक्सीनेशन नहीं किया। जो कोविड था उसका मैंने वैक्सीनेशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे भारत का संविधान मालूम है। और मैं और मेरी घरवाली के साथ में नासिक गया था। नासिक में टाटा का एक शोरूम है कॉलेज रोड पे, तो मेरा अपने
काम की वजह से नासिक गया था विजिट के लिए, तो मैं जाता टाइम तो अकेले गाड़ी लेके जाता हूँ, तो घर वाले को बोला तू भी चल मेरे साथ, मेरा काम होगा कि आ जाएंगे वापस। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ का, जो वेस्ट लाइन बोल के जो टाटा का बहुत बड़ा शोरूम है जो वहाँ पे था, वो बोले साहब आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बताओ। बोला क्यों? तो बोले उसके सिवाय एंट्री नहीं। बोला तुम्हारा मालिक किधर है, तुम्हारा मैनेजर? तो बोले अंदर है। बोला उसको बुला, उसको बुला। तो वो आया, बोले साहब वो विदाउट वैक्सीनेशन अगर नहीं है मौलाना साहब तो आपको हम लोग शोरूम के अंदर नहीं जाने देंगे। मौला जो आपको ऑर्डर है वो ऑर्डर लेके आओ, वो ऑर्डर जो जिस ऑर्डर के तहत आप कह रहे हैं ना वो ऑर्डर लेके आओ। तो उसके पास में एक फाइल थी, फाइल में ईमेल था नासिक के कारपोरेशन का। तो ईमेल लेके आया। मौला भाई राज्य सरकार जो है कोई भी कानून जब बनता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफिकेशन होता है, मुझे वो ऑर्डर चाहिए। तुमको नासिक महानगर पालिका ने क्या कहा, इससे क्या लेना देना? कहाँ लिखा है इसमें ऐसा ऐसा? मुझे नहीं वो ऐसा है वैसा। मौला देखो, तो मैंने मेरे बीवी को कहा कि तू मोबाइल चालू कर, मोबाइल चालू कर उधर से, और मैं इस व्यक्ति से जो भी बात कर रहा हूं उसकी शूटिंग कर, मैं जो बात कर रहा हूं ना उसकी शूटिंग कर, ताकि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो इसके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रति भेदभाव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ऐसा कहीं लिखा है क्या? जिसने वैक्सीनेशन नहीं किया वो जा सकता है, जिसने वैक्सीनेशन किया है वो नहीं जा सकता? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, बताओ मुझे। तो मैनेजर आया, बोले देखो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, वो देखो मतलब मेरी बीवी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही है और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास में प्रूफ है, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में, कल ही कोर्ट में, ज्यादा नहीं लंबा, तो देखो बोला तुम। अरे जाओ बोले साहब जाओ। दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। मेरी गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी 1 साल पहले 3 जनवरी को माँ जिजाऊ के दिन पे, सावित्री माता की जन्मदिन पे ये गाड़ी लिया। इसका नंबर, मेरी ये पहली गाड़ी थी उसका नंबर और इसका नंबर सेम है, तो मैं ये चाहता था कि वो गाड़ी बेचनी हो तो वही नंबर मेरे पास में रहे, इसलिए मैं आरटीओ ऑफिस गया। तो आरटीओ ऑफिस ने कहा कि बोले आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन, अगर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत करो रजिस्ट्रेशन, मुझे लिख के दो। क्या कहा डॉक्टर साहब मैंने उनको, आप लिख के दो मुझे, आरटीओ को कहा आप मुझे लिख के दो, आप मेरी गाड़ी रजिस्ट्रेशन, मेरा वैक्सीनेशन नहीं है तो आप मेरा क्या करोगे, गाड़ी रजिस्टर नहीं करोगे, मत करो। तुम्हारे खिलाफ औरंगाबाद में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में जाऊंगा मैं। आपने मेरे साथ में अन्याय किया है, आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है, और मैं समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी हूं, मेरा अवमान करने का मुकदमा तुम पे दायर करूंगा, मुझे लिख के चाहिए। मौलाना साहब मेरी गाड़ी रजिस्टर कर दी उसने, दूसरी थी। हाँ, इसका मतलब है अगर भारत का आईन अगर हमें मालूम है, आईन जब मालूम है हमको, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपना जो कानून है, अपना जो दस्तूर है, हमें अपने हक और अपने अधिकार मालूम चाहिए। और जो जब हक और अधिकार मालूम होते हैं वो आदमी जागृत आदमी होता है। हमेशा आदमी जागृत चाहिए। कबीर साहब की भाषा में जो आदमी जागृत नहीं है वो जिंदा लाश है। हमें जागृत आदमी चाहिए। जागृत आदमी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, दोस्त की और दुश्मन की पहचान होती है कि मेरा अपना कौन है, मेरे बुरे समय में मेरे पास कौन आएगा, मेरे ऊपर अगर अन्याय होता है तो मेरे अन्याय को मिटाने वाला कौन आएगा, किसके पहल में मैं जाऊं, किसका साथ सहयोग मैं करूं। और दुश्मन है कि भैया मेरे ऊपर जुल्म कौन करता है, ये समझ में आता है। ये कब समझ में आता है, जब आपको आपके हक और अधिकार आपको मालूम है। और हक अधिकारों के लिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना है। और इस देश में जो हमारे अपने खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनको हमें जमीन में गाड़ना है, ध्यान में रखना। जमीन में गाड़ना तो लेकर नहीं डालना। हाँ, हमारे लोग बड़े भाई जिसको बोला ना कि चढ़ जा तो लोग चढ़ जाए, ऐसा नहीं। लड़ाई वोट की है, लड़ाई शब्दों की है, डेमोक्रेसी है। तो हमें वो भी तो डेमोक्रेसी से ही कर रहे हैं ना, तो हमें भी तो डेमोक्रेसी से करना है। तो बच्चों करेंगे ना सब?
हाँ, ये भारत मुल्क अपना है। इस मुल्क के लिए हमें जो भी बेहतर से बेहतर हम लोग अदा कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे माँ ने हमें जब जन्म दिया है तो माँ के उपकार होते हैं। तो जिस मिट्टी से हम लोग बने हैं, जिस मिट्टी के जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसके भी उपकार हम पे रहे, और इस देश के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है और रहना चाहिए। इतनी सी बात रखकर आज मैं ज़्यादा फिलोसॉफिकल बात नहीं करना चाहता था सर आज, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। तो इतनी बात रखकर आप लोगों ने आज मुझे बुलाया और अपनी बात रखने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहे, जिससे आपके विचार और मेरे विचार, एक दूसरे के विचार एक दूसरे को जाने समझे, और एक स्वस्थ भारत और एक स्वस्थ समाज जो हमें बनाना है, स्वस्थ नागरिक जो बनाना है, उसके जो रास्ते हैं उस रास्तों में ये अपने कदम रहेंगे। ये आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं रखता हूँ। धन्यवाद। माशाल्लाह, ये थे हमारे इंजीनियर दिवेकर साहब। हम इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आए और अपने कीमती अल्फाज से और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नसीहतों के कलिमात पेश किए। कबल इसके कि अगला प्रोग्राम आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे आए हुए मेहमानान किराम का इस्तकबाल किया जाए। सदर मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब मिल्ली कासमी, इनके हाथों से इस्तकबाल किया जाएगा। हमारे डॉक्टर नसीर पठान साहब की शाल और फूल देकर के इस्तकबाल किया जा रहा है। ये आगे ले लेना। उसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब मिल्ली नदवी, इनके हाथों इस्तकबाल किया जा रहा है भाई इंजीनियर राज दिवेकर साहब का। माशाअल्लाह। इसके बाद हज़रत मौलाना हाफिज़ बशीर अहमद साहब रहमानी के हाथों इस्तकबाल किया जा रहा है हमारे डॉक्टर नसीर अहमद साहब कुरैशी साहब का। माशाअल्लाह। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत सुखन देता हूँ हमारे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नसीर अहमद साहब पठान को, कि आए और चंद कलिमात पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दिन सब लोग आप यहाँ पर जमा है। 26 जनवरी जो है तो वो बहुत सारे लोगों ने बताया कि आज का दिन और 26 अगले 15 अगस्त जो है किस लिए मनाते हैं। 15 अगस्त जो है तो हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, और 26 जनवरी को जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमारे देश के लिए संविधान दिया था। जैसा बताया दिवेकर साहब ने कि हम लोगों ने ना तो संविधान ना ही पढ़ा है। सही बात है कि संविधान की वजह से जो दिवेकर साहब ने बताया कि हम लोगों को बहुत सारी आज़ादी मिली है। जैसे कि मैं भी एक डॉक्टर बना हूँ, तो डॉक्टर बनने के लिए ये जो आज़ादी मिली है वो उसी से मिली है। एक मुसलमान जब डॉक्टर बनता है तो लोग बहुत उसकी तरफ तवज्जो से देखते हैं। मैं 1990 के अंदर जब मैं पहली बार 10वीं पास हुआ तो मैं हमारे ख़ानदान में पहला जो था जो मैं 10वीं पास हुआ था, तो मुझे बहुत लोग देखते थे कितने टॉप 80% से मैं 10वीं पास हुआ। उसी तरह मैं 12वीं साइंस पास हुआ तो सभी बोलने लगे कि ये एक बड़े घर का लड़का है, पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि घर का माहौल बहुत बड़े बिजनेस का था, खेती बहुत थी, सबको ऐसा लगता था कोई पढ़ेगा नहीं, कोई नहीं। लेकिन मैं अब्बा को कहा नहीं मुझे पढ़ना है, तो बोले क्यों पढ़ेगा, पढ़ लिख के क्या करेगा।
एक बिजनेस कुछ तो संभाल ले। बोला नहीं अब्बा मुझे पढ़ना है। तो फिर मैं मेडिकल में जो मेरा नंबर लगा, मैं भी फ्री सीट में पास हुआ। और तो मैं जब डॉक्टर बना तो मेरे एक दिल में तमन्ना थी कि मैं काम करूँगा तो ऐसा करूँगा कि ज़्यादा सीरियस पेशेंट, मेरी उम्मीद क्या थी, ज़्यादा सीरियस पेशेंट। तो मैं उस लाइन से मैं सीखते गया। जब मैं सीखते गया तो कुछ कुछ बातें मुझे ऐसे नज़र आई कि लोग सादे पेशेंट देखते, सादे मतलब ठंडी बुखार मामूली खांसी वगैरह। मैं बोला नहीं, सादे पेशेंट तो सभी देखते, मुझे जो है तो ऐसा काम करना है जो कोई नहीं करता, जो सीरियस पेशेंट देखता। तो मैं एक पुणे के अंदर रूबी हॉल के अंदर एक कोर्स है EMS करके, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज करके, वो मैं कोर्स किया। वहाँ से मुझे ये मिला कि इमरजेंसी काम किस तरह किया जाता। तो फिर मैं इमरजेंसी काम के लिए ये बहुत मेहनत करने लगा, सीखने लगा। तो उस वक्त जो है तो कोई सिखाता नहीं था, नए नए डॉक्टर रहने के, वो हाथ में पेशेंट देने के नहीं। मैंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उनको बताया कि मुझे पैसे मत दो, आप मुझे सिर्फ सिखाओ। फिर मैं रूबी हॉल के अंदर जाके मैं जब डॉक्टरों से मिलता था, कहता था कि डॉक्टर साहब मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे सीखना है। फिर मैं वहाँ पर वेंटिलेशन किस तरह चलाते, 1996 के अंदर मैं वेंटिलेशन सीखा। और 1996 के अंदर जब मैं वेंटिलेटर सीखा तो सब बोलने लगे ये तो सर्विस की ज़रूरत नहीं है, ये काम की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीखना है। फिर जैसे डॉक्टर मोए साहब को मालूम गया कि इमरजेंसी काम करने वाला मैं हूँ, तो फिर मुझे बुलाया उन्हें। बहुत सारे बच्चे आए थे मेरे साथ इंटरव्यू को, उन्होंने बोले नहीं डॉक्टर पठान को ले लेंगे हम। तो बोले मुझे सर पेमेंट की कोई वजह नहीं हो सर, आप जितना देंगे लूँगा। फिर मैं 1996 से मुझे हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आज मेरे 26 साल हो गए। तो जितने भी क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, जैसे सांप काटा हुआ है, पॉइजनिंग का पेशेंट है, ये जितने भी क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, पीछे कोविड के अंदर बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। 650-700 पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट थे हमारे पास, उसमें सिर्फ 5 पेशेंट मरे। 6,500 पेशेंट थे। कितने थे? 6,500 पेशेंट हमने एडमिट किए मुझे हॉस्पिटल के अंदर कोविड पीरियड के अंदर। देवे के साहब सिर्फ 5 पेशेंट हमारे एक्सपायर हो गए। इतनी मेहनत की हम लोगों ने। तो ऐसा है कि अच्छा मेहनत करेंगे तो तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ तुम एक मुसलमान बच्चे हो, तुम आलिम बनो, हाफिज़ बनो, लेकिन याद रखो कि तुम अच्छा एजुकेशन भी लो। आप आलिम बनो, हाफिज़ बनो, मुफ्ती बनो, लेकिन आप ग्रेजुएट बनो, आप इंजीनियर भी बनो, आप डॉक्टर भी बनो। और मैंने देखा है पिछले साल आलिम और हाफिज़ 1200 बच्चे जो है तो उन्होंने नीट पास किए। ये बहुत बड़ी बात है। आलिम हाफिज़ भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आप ये समझते हैं कि मैं आलिम बन जाऊंगा और मैं किधर भी जाऊँ तो इमामत करूंगा, मैं हाफिज़ बन जाऊंगा किधर भी मैं जो है तो मदरसे में काम करूंगा। गलत। आप आलिम बनो, हाफिज़ बनो। मैं बस आपसे एक ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे मुफ्ती बनो, लेकिन आप डॉक्टर भी बनो, आप इंजीनियर भी बनो, आप ग्रेजुएशन भी करो, आप कोई भी डिप्लोमा तो करो, आप वो करके ये करो। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि आप किसी के मोहताज नहीं बनोगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मेहमान मुकर्रम डॉक्टर नसीर साहब पठान। इनके बाद मैं दावत सुखन देता हूँ डॉक्टर नसीर साहब कुरैशी को। यहाँ पर बहुत अलग अलग हमारे जो उन्वानात पे बात हुई, जिसमें सबसे बहुत उम्दा और अच्छी बात दिवेकर साहब ने भी करे। तो उसमें की जो सबसे बात जो हमारे दिल को लगने जैसी है कि वो चीज़ मेरे भी दिल को लगी दिवेकर साहब, कि हमने संविधान पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। उसके अलावा जैसे आज के उन्वानात में है, एक तो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में 26 जनवरी का प्रोग्राम है। तो और मुसलमान, ये सब जो उन्वानात है इनको मिला जुला कर एक चीज़ आती कि वो जो बच्चे ने बात कहा कि हम बाहर से नहीं आए वगैरह ऐसा,
तो ये बातें वो कुछ जवाबात के लिए थी, इसलिए वैसी बातें निकली कि बहुत सी बातें ऐसी बातें आती है कि मुसलमान का है दिल से इस्लाम से, जितने मुसलमान हैं उनका मोहब्बत नहीं है मुल्क से वगैरह, ऐसा बातें आती। पर जब मदरसा मिफ्ताहुल उलूम यहाँ पर हुआ आया, उसके पहले अरफात मस्जिद में इसका एक छोटा हिस्सा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे हमारे जितने भी असातिज़ा सब वहाँ पे पढ़ाते थे। मौलाना यासिन मिल्ली साहब हमारे बचपन के उस्ताद है, मौलाना बशीर रहमानी साहब, ये हमारे को बचपन में अरफात मस्जिद में पढ़ाते थे। तो जैसा इस्लाम में ईमान का जो तासुर है उसमें ये है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना भी इस ईमान का ही एक जुज़ है। तो मानो अगर किसी में हमारे मुल्क के लिए मोहब्बत नहीं है तो उसका ईमान थोड़ा सा कमज़ोर है। ये बात हमको मदरसे से मकतब से सिखाई जाती और फिर ये बातें आगे बढ़ती और वही शाख आगे बढ़ के यहाँ तक आई है। दिएकर साहब, तो ये जो चीज़ है कि हम संविधान तो नहीं पढ़ पाए पर हम बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ चुके और बाबा साहेब अम्बेडकर को की जो हिदायत है वो आज हम हमारे दिलों में अभी भी रखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी हिदायत है कि शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। तो आज के मुसलमानों को यही हिदायत पे जो है अमल करने की ज़रूरत है। शिका में तो शिका के उदाहरण हम नासिर सर और नसीर पठान सर और मैं, हम जो शिका के उदाहरण आपको दिख रहे हैं, अभी दो चीज़ों की और ज़रूरत है कि संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। तो हम संगठित क्या हो जाएंगे, मतलब जितने पढ़े लिखे लोग हैं और जितने जो भी लाइन में दीनी दुनियावी जिस तरीके से भी हम पढ़े हुए हैं, हम सब एक जगह आ जाएंगे और हमारी कौम के आने वाले जो भी मसाइल है उसको हल करने के लिए हम हमारी कौम के लिए हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। ये हो जाएगा संघर्ष। और एक टीचिंग जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की, उसको इख्तियार करने की मुसलमानों को सख्त ज़रूरत है। तो वो है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक हिदायत है की अगर मराठी में हिदायत आहे, जर तुमच्याकडं दोन आणे असतील तर एका आण्याचं पुस्तक घ्या आणि एक आण्याचं खर्च नाही, रोटी घ्या, जे भाकर घ्या। तर एक आना जो तुम एक आने की रोटी लेंगे वो तुमको ज़िंदगी जीने की राह देगा, मतलब ज़िंदा रखेगा तुमको। और जो एक आने की तुम किताब लेंगे तो वो कैसा जीना है उसका रास्ता दिखाएगा, है ना। तो अभी आज के दौर में अगर हम 2 रुपए कमाते तो हम 2 रुपए इसलिए कमाएंगे कि 1 रुपया हमको ज़िंदा रखेगा और 1 रुपये की जो हम किताब लेंगे तो किताब में कैसा ज़िंदगी जीना है वो सिखाएगा। तो हमारे बच्चे जब ये पहला दर्स लेने आते मदरसे में तो सबसे पहली आयत है सर कि कुरान, जब मदरसे में पहली बार आता बच्चा तो उसको पहली चीज़ सिखाई जाती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमालों का दारोमदार नीयतों पर है। तो जिसकी नीयत अच्छी रहेगी, नीयत है ना, दिल के अज़्म का नाम नीयत है, दिल के अज़्म का नाम नीयत है। और हुजूर की सब जैसा बाबा साहब अम्बेडकर की हिदायत है वैसे हुजूर की भी हिदायत है अलग अलग, जिसमें कि सबसे बड़ी हिदायत अगर है कि अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको बड़ा होना है तो लोगों के फ़ायदे के काम करते रहो। तो हम जब हमारे बच्चे मदरसे में आते तो उनको सबसे पहले ये बात बताते कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो आप एक अच्छी नियत कर लो, भले चाहे काम कोई भी करो, दीन का करो दुनिया का करो, एक अच्छी नियत अगर उसके साथ जुड़ जाएंगी और खिदमत उम्मत मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनकी खिदमत का अगर हम भारत के जितने लोग हैं उनकी सबकी एक अच्छाई का अगर हम नियत कर लेते हैं तो अच्छे रास्ते पे इंशाल्लाह गुजरना चालू हो जाएंगे। तो हमको 2 चीज़ों के हमेशा ध्यान रखना है, एक तो हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में दीन दुनिया सब आ जाएगा, उसमें एक अच्छी नीयत जोड़ देंगे और
उम्मत की भलाई के काम हमेशा करते रहेंगे। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। ये थे हमारे डॉक्टर नसीर साहब कुरैशी। इनके बाद मैं मदरसा के ही उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब मिल्ली नदवी को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और मुख्तसरन अपने माफ़ी ज़मीर को अदा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, डॉक्टर साहिबान, हमारे अज़ीज़ दोस्त, प्यारे दोस्त जनाब दिवेकर साहब, मदरसे के काबिल एहतराम असातिज़ा और तलबे अज़ीज़, अभी आप बहुत कुछ सुन चुके और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत ही मुख्तसर 2-3 मिनट में बात ख़त्म करूँगा। मुझे भी आज कुछ सीखने को मिला। मेरी एक तमन्ना थी कि मैं दस्तूर देश की घटना, भारत की घटना पढ़ूँ। अब मेरा आज़म पक्का हो गया हमारे दिवेकर साहब की बात सुनकर के अब मैं ज़रूर घटना पढ़ूँगा। हमारे दिवेकर साहब उम्र में वय में छोटे हैं, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ बातें सीखने को मिली। अज़ीज़ तलबा, मेरा एक ख्याल है, मेरा एक मत है कि 26 जनवरी को हाई स्कूल, कॉलेजेस और मदरसे के तलबा से कसम लेना चाहिए, उनसे सौगंध लेना चाहिए कि वो देश की घटना की रक्षा करेंगे। घटना की अगर रक्षा है तो देश की रक्षा है, घटना बाकी है तो देश बाकी है, घटना खत्म देश खत्म। हमारे भारत के महामानव माननीय डॉक्टर साहब अंबेडकर का पूरे देशवासियों पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पर एक बहुत बड़ा एहसान है। ये जब तक देश बाकी है उनका एहसान बाकी रहेगा कि उन्होंने हमको आज़ादी से जीने का दस्तूर दिया और देश की घटना दी। 26 जनवरी का पैगाम और 26 जनवरी का संदेश यही है कि हम देश की घटना की, देश के दस्तूर की हिफाजत करेंगे। ये संदेश है 26 जनवरी का। आज वचन लेकर उठो कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन देश की घटना बाकी रखेंगे। जय हिंद। माशाअल्लाह, ये थे उस्ताद मुकर्रम जो हमें दर्स दे रहे थे कि ये जो यौम जमहूरिया है, इस मौके पर हमें क्या काम करना है और जो दस्तूर हिंद है उसका मुताला करने की तरफ भी हज़रत ने तवज्जो दिलाई है। इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि इस मौके पर पक्का अहद कर लें कि इंशाअल्लाह हम दस्तूर हिंद को ज़रूर मुताले में रखें। हमारे सदर जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब के हुक्म पर प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। हमारे जितने भी मेहमानान किराम हैं वो नाश्ते के लिए इंशाअल्लाह उनके इंतज़ाम में, और हमारे जो तलबा है उनके लिए भी मिठाई का इंतज़ाम किया गया है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे रहें, दुआ पढ़ ले। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तमाम ही मेहमानान किराम जो तशरीफ़ लाए हुए हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए हम तमाम ही अहबाब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप तमाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू में खूब खैर व बरकत अता फ़रमाए और बार बार आपको मदरसे में आने की तौफ़ीक बख्शे।